पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मेरे यहाँ का लड़ाई वो देश को चला रहे अपने अपनी जगह, और जहाँ भी है इस कॉलेज का नाम रोशन। हम विश्व के बराबर यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनसे बहुत कम दामों में। बरेली जैसे शहर में कैंसर के किसी भी अगर आपके शरीर के अंग में कैंसर हो गया है तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट और बेस्ट फैसिलिटी के साथ उपलब्ध। 95 में तो सुविधाएं थी जी, आज उसका 10वां हिस्सा भी नहीं रहा। पहले सेल्फ फाइनेंस खोलते वक्त सरकार कोई फीस नहीं लेती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं देती थी और अपने आप आपको सुविधा बताती थी। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद है बरेली की एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद है देवमूर्ति जी, जो SRMS जो ट्रस्ट है बरेली में, जिनका अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपना मेडिकल कॉलेज है, और तमाम ऐसे काम वो बरेली के लिए कर रहे हैं जो निश्चित रूप से सौगात हैं इस बरेली शहर के लिए। उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि जो 20 वर्ष हो गए बरेली में SRMS मेडिकल कॉलेज को, 27 साल से ये इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और जिस तरह से लगातार स्पोर्ट्स और कल्चर को भी अपना वो योगदान दे रहे हैं, किस तरह से इसकी प्रेरणा मिली और कैसे ये जो जीवन का सफर है वो यहाँ तक पहुँचा है। बहुत नमस्कार जी श्रोताओं को, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग 10 के आप हो चुके हैं, तो ये जो पूरा जीवन काल था कैसे आपको प्रेरणा मिली कि बरेली में एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो कि जो बच्चे हैं, यहाँ के युवा हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू करते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राममूर्ति का योगदान 2 अक्टूबर 1988 को हुआ और अपने मृत्यु से थोड़े दिन 1 साल पहले हम लोग जब भी बैठते थे तो कहते थे कि बेटा मैंने कभी एजुकेशन को देखा ही नहीं। मैं यूपी के विकास में, इरिगेशन में, नहरों में और जो में लगा रहा, पर बरेली में यहाँ बहुत कमियाँ रह गई। आज तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना और न कोई मेडिकल कॉलेज बना। तो उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1988 को हुई और उसके बाद जनरल इलेक्शन थे जी। मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया और मैंने कुलाड़ा पीर, क्योंकि मैं पिताजी का वहाँ रहते थे तो वहाँ पहली सभा शुरू करी थी जी। तो मैंने यही कहा कि आज आपका बच्चा आपके सामने आया है और मैं जीतूं या हारूं, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज दूंगा। लोगों ने तो राजनीति में होता रहता है, मुझसे कहने से पहले भी बरेली में 2 बार मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन तक हो गया था और दुर्भाग्य बन नहीं पाया। इलेक्शन खत्म हुआ, राम जन्मभूमि के दरवाजे खुले भी बंद हो गए और कांग्रेस के बुरा वक्त आया। सब जगह कांग्रेस को हारना पड़ा, पर उसके बाद जो एक दिमाग में था, क्योंकि एक वादा किया, एक संकल्प लिया है, तो उस टाइम तक यूपी में सेल्फ फाइनेंस स्कीम नहीं हुआ करती थी जी। 1994 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम लागू करी और 94 में दिसंबर में लागू। उससे पहले मैं AICTE को एप्लीकेशन लगा चुका था, मेरी एक्सेप्ट हो गई और 95 में उत्तर प्रदेश में पहला सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इंजीनियरिंग को परमिशन मिली। मेरे साथ KN मोदी साहब को भी मिली, उसके बाद औरों को मिलना शुरू हुई। पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि 95 परमिशन मिलने के बाद भी मैंने अपनी बिल्डिंग कैंपस बना के ही 96 में पहला बैच लिया
और तब से MBA इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मेरे यहाँ का एलुमनाई इंजीनियरिंग पढ़े हुआ आज टेक्नोलॉजी में फ्रंट सीट बिना ड्राइवर है, वो देश को चला रहे हैं अपने अपनी जगह और जहाँ भी है इस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि 88 में वादा किया था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की उसी साल मैंने कहा कि 2000 में इस शहर को पहला मेडिकल कॉलेज मिलूंगा। तो उसके बाद सरकार की जो नीति बदली और ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज से पहले आपको 300 बेड का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। उससे पहले था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खोल के आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, पर 2000 से प्रक्रिया बदलती थी। तो मैंने 2002 में 300 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया जी। और उसके बाद क्योंकि 2 साल का राइडर था कि जब आप 2 साल आपको चलाते हुए हो जाएंगे तब आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो 2002 से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शुरू हुआ, तो किसी कारणवश 2004 में परमिशन नहीं मिली, पर 2005 में बरेली में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और जो हॉस्पिटल खोला था वो टर्शियरी केयर सेंटर को लेके खोला था। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के सारे डिपार्टमेंट खोले, स्पेशलिटी के खोलना भूल गया था जी। तो उसके बाद स्पेशलिटी खोला और फिर जो 20 साल आज हो गए मेडिकल कॉलेज को बने हुए, हॉस्पिटल को चलते हैं तो पूरे 20 साल हो चुके। पर कभी हम लोग ने कई इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि बहुत से क्षेत्रों में हम विश्व के बराबर यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनसे बहुत कम दामों में। बरेली जैसे शहर में कैंसर के किसी भी, अगर आपके शरीर के अंग में कैंसर हो गया है तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट और बेस्ट फैसिलिटी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। एक बात मैं इसी उसमें जानना चाहूँगा आपसे कि सरकार इस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार के लिए कितना सरलीकरण किया जाए। तो जब आपने 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, उसके बाद आपने ये मेडिकल कॉलेज खोला, तो आज की परिस्थितियों में और पहले की परिस्थितियों को कितना भिन्न पाते हैं, कितनी चुनौतियाँ सामने आई इसको अंजाम तक पहुँचाने में? 95 में तो सुविधाएं थी जी, आज उसका 10वां हिस्सा भी नहीं रह गया। पहले सेल्फ फाइनेंस खोलते वक्त सरकार कोई फीस नहीं लेती थी, कोई सिक्योरिटी नहीं देती थी और अपने आप आपको सुविधा पहुंचाती थी। पर पहले कहा बहुत किया था पर हुआ नहीं कुछ। और अब तो ज़्यादा ही हर रोज एक नया कानून बन जाता है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ते जा रहे हैं जी। डिपार्टमेंट चेक्स एंड काउंटर तो है ही, पर उसके अलावा भी वो डिपार्टमेंट का सहूलियत की जगह इतना शिकंजा कस जाए कि आदमी घबरा रहा है कि वो कोई काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। सिंगल विंडो सिस्टम की बात करती है सरकार, तो उससे कितना इत्तेफाक करती है? सिंगल विंडो सिस्टम भाई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगा कि एक आदमी एक जगह जाए, उसको बिजली के अलग जाना पड़ता है, पोल्यूशन को अलग जाना पड़ता है, यहाँ तक कि साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उन सबके अलग, फायर के लिए अलग जाना पड़ेगा आपको। हर तरह के जो भी है परमिशन है, हर चीज़ के लिए हर विभाग है और हर विभाग में जाके आपको अपने एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, नमस्ते करना होगा, तभी कोई काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बरेली में पहला निजी मेडिकल कॉलेज आपका है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसी लगी जो जिनको पहले स्थापित करना चाहिए था, और कैसे आपने देखा, क्योंकि मेडिकल हब बरेली बनाने में बहुत बड़ा योगदान SRMS मेडिकल कॉलेज का भी है, तो किस तरह से आपने प्लानिंग की कि कैसे इसको आगे बढ़ाकर लेके जाना है? जब 2002 में ये हॉस्पिटल खोला गया जी, तब यहाँ पर
सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं था, वेंटिलेटर नाम पे कुछ नहीं था। आप 2000 तक का उठा के देख लें, बरेली को पहले 10 वेंटिलेटर दिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग 20 मॉनिटर के साथ शुरू करी। जो कार्डियोलॉजी में कैथ लैब वो 2010 में बरेली में पहली लगी जी। MRI 0.5 टेस्ला तो पूरे बरेली में पहली लगी, और यहाँ तक कि SRMS ने तो 0.3 टेस्ला लगाई, तो यूपी की पहली 3 टेस्ला MRI लगी। हम लोग ने CT में भी 256 स्लाइड 256 स्लाइड CT लगाया जी, जो नॉर्थ इंडिया में पहला लगा था। तो ये नहीं कि एक हमेशा ट्रस्ट का ये विजन रहा, यदि हम लोग इक्विपमेंट बढ़िया नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ UG और PG के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, अगर उनका एक्सपोजर ही बड़ी मशीनों पे नहीं होएगा, लेटेस्ट मशीनों में नहीं होएगा, तो कहाँ से सीखेंगे। तो इसलिए मैंने हमेशा प्रयास किया, चाहे पैथोलॉजी हो जी, चाहे वो कार्डिक हो, चाहे रीनल हो, और यहाँ तक कि आप देखिए बरेली में किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। हम लोग 5-6 कर चुके हैं, अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा हुआ करेंगे। हम लोग यहाँ पर कोकलान प्लांटेशन ENT में जो बच्चे गूंगे पैरे पैदा होते हैं, और उनको आपको पता है हर्ष हो रहा है कि हमें सरकार ने ये सेंटर बनाया है, और यहाँ की लिमिट नहीं है। हम 200, 500, 1000 जितने लोग आएंगे उनको फ्री हम लोग कोकलान प्लांटेशन कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया इतनी सारी विधाओं में जो है मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है, तो एक जो ब्रेन ड्रेन की समस्या होती है, जो पारंगत डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो कुछ समय के बाद वहाँ से निकल जाते हैं या उनको उपलब्ध कराना भी एक चुनौती होती है। तो कैसे आपने उसको मैनेज किया कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, मतलब मशीनें तो आपने बहुत आधुनिक और बढ़िया यहाँ पर लगाई, लेकिन उनको चलाने के लिए और मरीजों को सही से इलाज करने के लिए जो चिकित्सक हैं उनके लिए कैसे आपने? मैं आपको बता सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है जी, वो जो एक पैमाना जो भी है उसमें खड़े उतरेंगे और उतर रहे हैं। कोविड पीरियड में इस हॉस्पिटल में हम लोग ने बरेली नहीं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से, कानपुर से, नेपाल से, लखीमपुर, इस एरिया के ये नहीं बल्कि कुछ लोग तो आगे गेट पे बैठ गए थे, बैठ नहीं थी कि मरना जो है तो यही दरवाजे पे ही मर जाए, पर अपने घर नहीं जाएंगे। एक भरोसा था हमारे डॉक्टर पे, हमारी सेवाओं पे, हमारे मेडिकल फौज है पूरी, उसमें एक भरोसा था। हमारे जितने भी, चाहे आप कोई भी हेल्थ वर्कर हमारा था, उसने कोविड में मेरे साथ कंधा मिला के खड़े रहे। कभी ये नहीं हुआ कि हमारे एम्प्लॉयज़ के हमारे हेल्थ वर्कर के हमारे हम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। कोविड तो इसलिए जो चैलेंज थे इसको कैसे फेस किया? पर रोज देखिए ये जो कोविड था इसका कोई प्रोटोकॉल डायग्नोज का नहीं था जी, ना कोई ट्रीटमेंट चार्ट था, हिट एंड ट्रायल चल रहा था। उसके बाद भी क्योंकि एफर्ट दिए गए, अलर्ट रहे लोग, तो हम लोग का डेथ रेट बहुत कम रहा। हम लोग बहुत, फर्स्ट कोविड हो चाहे सेकंड हो, सेकंड में बहुत ज़्यादा यंग डेथ होगी, तो उससे ज़्यादा वो, क्योंकि कोविड सेकंड चेस्ट पे बहुत इफेक्ट कर रहा था जी, तो इसलिए जो लोग स्मोकर, ड्रिंकर, उसमें रिसर्च में ये लगा कि उसके बाद जब उन्होंने एनालिसिस कराए, जो लोग थे जिनकी हिस्ट्री थी उनको डेथ ज़्यादा, और यहाँ तक कि हमने पीपी किट भी SRMS से अपनी बनवाई, इतनी हल्की, मतलब इससे कि इन्फेक्शन भी ना हो और जो हमारे हेल्थ वर्कर पहने तो उनको सेटिस्फेक्शन मिले। मैंने अपने यहाँ अपने कॉलेज में दर्जी बैठा के बढ़िया पीपी किट बनवाई, सरकार से बहुत लाई। आपका योगदान जो है वो मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा समाज के लिए अन्य क्षेत्रों में भी है,
इसके अलावा आपने स्पोर्ट्स की एकेडमी बना रखी है, क्रिकेट की एकेडमी है, फुटबॉल की है, कल्चर को भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? सब मैं खुद बचपन से एक अच्छा स्पोर्टमैन रहा। मैंने जूनियर में टेबल टेनिस यूपी का रिप्रेजेंट किया, टेनिस लॉन टेनिस बहुत खेला। एक पोलो छोड़ के शायद ऐसा कोई गेम नहीं है जो मैंने खेला ना हो। तो इसलिए एक हमेशा से घर में मेरे फादर हमेशा प्रोत्साहित करते थे। तो आप देखिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स फील्ड भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। और क्रिकेट एकेडमी जो आज हमारे बच्चे यूपी में जूनियर्स भी खेल रहे हैं, सीनियर्स भी खेल रहे हैं। फुटबॉल की भी एकेडमी बनाई और टेबल टेनिस के हम लोग ने यहाँ पर टूर्नामेंट कराते हैं, नेशनल टूर्नामेंट कराते हैं। बैडमिंटन में भी हमारे यहाँ पर इसमें हम लोग ने नेशनल टूर्नामेंट करा चुके। गोपी चंद जी भी आके यहाँ खेल चुके। जो हिंदुस्तान के रंजे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, चाहे टेबल टेनिस हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं। एक प्रेरणा का एक शौक भी है। और उससे हट के आप जहाँ बैठे हैं, एक रिद्मा परफॉर्मिंग का सेंटर बनाया 2 साल पहले। ये बहुत बड़ी कमी थी बरेली में, शास्त्रीय संगीत का कोई ऐसा केंद्र नहीं था जिसमें आदमी आगे शास्त्रीय संगीत, नृत्य, थिएटर, फाइन आर्ट सीख सके। एक ही छत के नीचे पूरे सब विद्याएँ यहाँ उपलब्ध हैं। और जहाँ आप बैठे हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजियम है जिसमें हिंदुस्तान के रावण हत्थे से लेके मोर वीणा, वीणाएं जितने किस्म की हैं वो सब यहाँ रखी हैं। चश्मे, बुलबुल वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट जो बड़े दुर्लभ हो गए हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। और बच्चे सीख रहे हैं, आ रहे हैं। बरेली में जागरूकता हो रही है, लोग उसको जानने लगे हैं और लोग आने लगे हैं। कभी 1 आध साल और लगेगा बरेली की जनता को एक्सेप्ट करने में कि ये भी शास्त्रीय संगीत जिंदा रहेगा और पूरे विश्व में राज करेगा। तो अगली सौगात क्या है बरेली शहर के लिए जो आप देने वाले हैं? जो प्रभु की इच्छा होगी, जो वो कहेगा वो खोल देंगे। नेशनल नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे देवमूर्ति जी जो एसएमएस ट्रस्ट के सबको एक बार पुनः नमस्कार। संस्थापक भी हैं। और जिस तरह से आपने पिछले देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो ये म्यूजियम है, यहाँ पर एक दुर्लभ जो वाद्य यंत्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक एकेडमी भी है क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेबल टेनिस की, स्पोर्ट्स में भी योगदान है। और साथ साथ जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है उसमें यहाँ के छात्र देश में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लिहाजा बरेली के लिए जो है एसआरएमएस किसी उपादान से कम नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।